Hello everyone. This video is for ICSE students for class 10th only, and this video deals with history of class 10th. Basically, this is the third video of history. In this video, we have covered this portion, Mahatma Gandhi and the national movement and Quit India movement, and this portion, forward block and the INA, independence and partition of India, will be covered in fourth video, जो आज ही आपको मिल जाएगी. सो थर्ड एंड फोर्थ वीडियो आपको दोनों आज ही मिल जाएंगी. दोनों वीडियोस का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, उससे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं. सो बेसिकली इन यूनिट 1 we have seen the revolt of 1857. फिर उसके बाद अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, ये सब हमने देखा, और कांग्रेस का फॉर्मेशन जो कि लेट 19th सेंचुरी में हुआ था. नाउ दिस वीडियो स्टार्ट्स विद गांधीयन एरा. आपको पहले ही बताया गया था कांग्रेस जो था, तीन तरीके से कांग्रेस को देखा जाता है. एक अर्ली नेशनलिस्ट के रूप में, एक असर्टिव नेशनलिस्ट के रूप में, उसके बाद एक गांधीयन एरा, यानी कि गांधी जिसमें डोमिनेट रहे और उन्हीं के बेसिस पे सारी राजनीति चली थी. उन्होंने ये मूवमेंट मोस्टली चलाए थे और इंडिया के लोगों को आगे लेकर गए थे. सो बेसिकली गांधीयन जो एरा था वो इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा. फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट मिलेगा आपको. फिर उसके बाद जो फोर्थ वीडियो आएगी उसमें आपको फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में पता चलेगा. फिर पार्टीशन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें आप समझेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट. सो गांधी डोमिनेटेड इंडियन नेशनल मूवमेंट. जो भारत में मूवमेंट चल रहा था वो गांधी जी ने डोमिनेट करा 1919 से 1948 तक. इसी वजह से इस पूरे पीरियड को गांधीयन एरा कहा जाता है. गांधी जी बॉर्न हुए थे 69 में, 1869, पोरबंदर, ये जगह गुजरात में है. उसके बाद क्योंकि मेरे हिसाब से इकोनॉमिकली अच्छे थे, इस वजह से 1899 में इंग्लैंड चले गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए. वापस आया, राजकोट में प्रैक्टिस करी. राजकोट में प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसके ये साउथ अफ्रीका चले गए और 93 से 1914 तक साउथ अफ्रीका में रहे. इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि इनके ट्रेन में जा रहे थे और फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे और इनके पास टिकट भी वैलिड था और ट्रेन जा रही थी डरबन से लेके प्रिटोरिया तक, और इनको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि ये ब्राउन थे, यानी कि वाइट एंड ब्लैक वाला जो डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका में चल रहा था काफ़ी ज़्यादा. तो इनको ट्रेन से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया था गांधी जी को. तो इसी वजह से ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस करा, तो ये लीडर बने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और इन्होंने इसी ईयर से लड़ाई करना चालू कर दी और 14 तक ये लड़ाई लड़ी इन्होंने. इस बीच में इन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस को भी गठित करा. इसके अलावा ये जेल भी गए. इन्होंने, गांधी जी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रखा. नॉन वायलेंट यानी अहिंसक, यानी कि हिंसा नहीं होनी है. सिविल नॉर्मल लोग जो है डिसोबीडियंस, गवर्नमेंट की चीज़ों को ओबे नहीं करें, दैट इज डिसोबीडियंस करा. इस मूवमेंट का बेसिकली एम था प्रोटेस्ट करना डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो कि इंडियंस के साथ हो रही है. इसी वजह से 1914 में कुछ अनजस्ट एक्ट, जो कि कुछ ख़राब चीज़ें थी, वो उन्हें हटाया गया और वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में थोड़ा कम हुआ. गांधी जी सत्याग्रह को मानते थे, यानी कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि सच्चाई के साथ खड़े रहना और सच्चाई के साथ चीज़ों का मुकाबला करना. वायलेंट चीज़ों को नहीं मानते थे. इसी चीज़ को हम सत्याग्रह कहते हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को. गांधी जी 1915 में इंडिया आए और यहाँ पर उन्होंने 4 साल तक इंडिया की सिचुएशंस के बारे में अध्ययन करा. इस बीच
1997 और 1918 में ये 3 सफिशिएंट बड़े सिग्निफिकेंट स्ट्रगल्स इन्होंने करे, जो कि चंपारण बिहार से रिलेटेड था, अहमदाबाद से रिलेटेड था और तो खेड़ा गुजरात से रिलेटेड था। तो चंपारण के बारे में जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात है। इसमें क्या हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन, आपको पहले ही बताया इंडिगो मतलब नील। पहले क्या होता था कि भाई एक सिस्टम बना दिया गया था कि जो फार्मर्स हैं इंडिया में उन्हें इंडिगो ग्रो करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिगो जो था वो ब्रिटिश के लिए बड़ा फ़ायदेमंद था और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि इतने पार्ट पर इंडिगो ही ग्रो करेंगे। तो ये उसके खिलाफ था। इसमें क्या चल रहा था कि 3/20 पार्ट ये जो लैंड का है, जिसे तिंकथिया सिस्टम भी कहा जाता था, उस पे आप ग्रो करेंगे इंडिगो और आप बेचेंगे किसको, ब्रिटिश प्लांटर्स को। यानी ब्रिटिश के जो लोग हैं जो इसमें डील करते हैं उन्हें आप बेचेंगे, और वो भी सबसे बुरी चीज़ फिक्स प्राइस पे। जो ब्रिटिश ने प्राइस आपके फिक्स कर दिए हैं उसी पर ही आप बेचेंगे। तो ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ थी कि एक तो आप इतने लैंड पर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप बेचेंगे भी, बनाएंगे भी, आप कल्टीवेट करेंगे इंडिगो और बेचेंगे भी ब्रिटिश को, और वो भी उन्हीं के रेट पे जो वो कहेंगे। इसमें क्या हुआ, फिर गांधी जी को चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए बैन कर दिया गया था। गांधी जी ने ऑफर करा सत्याग्रह, और सत्याग्रह की वजह से कुछ पीजेंट्स को कुछ रिलीफ आया, पीजेंट्स मतलब छोटे फार्मर्स को। इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या हुआ था, ये एक जगह थी यहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई थी, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने के लिए फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे। फिर से इन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल करा। सत्याग्रह का इस्तेमाल करने के बाद पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ करा पे करने के लिए रेवेन्यू को, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट फोर्स टू अराइव एट द सेटलमेंट विद द पीजेंट्स, और गवर्नमेंट को पीजेंट्स के साथ सेटलमेंट करना पड़ा। और इसी मोमेंट के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गांधी जी के फॉलोवर बन गए। ठीक, इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह मिल वर्कर्स के साथ हुआ, जिनकी वेजेस बढ़ाई नहीं जा रही थी, यानी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। तो गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक रखी, भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल करने के बाद जब चौथे दिन फैक्ट्री के जो ओनर थे, जो कि ब्रिटिश अंग्रेज थे, वो इस चीज़ से घबराए और 35% इंक्रीमेंट हो गया वेजेस में। अब ये सब चीज़ों के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्या रीजंस रहे, और इसके होने के बाद क्या क्या इसके फ़र्क पड़े। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कॉपरेट नहीं करना है, यानी कि लोगों से कहा गया कि आप कॉपरेट नहीं करेंगे इसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो ये क्यों स्टार्ट हुआ था, ये 5 सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट कराया गया था। इसका एम था सेल्फ गवर्नेंस। इसका एम क्या था कि भाई हम कॉपरेशन करना बंद कर देंगे ब्रिटिशन से, और एक टाइम में जाके करते करते हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगी, और उसके बाद फुल इंडिपेंडेंस हमें बाद में जाके मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया कि भाई कांग्रेस ने कहा विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट ब्रिटिश से, और ये जो भी हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये किस कारण की वजह से हुआ, रॉलेट एक्ट जो कि 18 मार्च 1919 में आया था, और जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसकी वजह से 13 अप्रैल 1919। तो ये दो मेन इवेंट ऐसे रहे थे जिनकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था स्टार्ट करा गया। गांधी जी ने एक बात और बोली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद ईविल इज एज मच एज अ ड्यूटी ऑफ कॉपरेशन विद गुड, यानी कि नॉन कॉपरेशन अगर आप करेंगे ईविल के साथ तो उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कि आप कॉपरेट कर रहे हैं अच्छाई के साथ, ये गांधी जी ने कहा। और रॉलेट एक्ट एक्चुअली था क्या, ये मार्च में पास हुआ था 1919 में, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने ये पास करा था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब हो गया जो आपकी काउंसिल ब्रिटिशर्स की काउंसिल थी, उन्होंने ये पास करा है। इस एक्ट में क्या था, द एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो अरेस्ट कर सकती है कि अगर उन्हें लगता है ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब इसका क्या हुआ, इट ऑल्सो ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड अप टू 2 years,
और डिटेन कर सकती है, उनको बंद कर सकती है और 2 साल तक के लिए उनको जेल में डाल सकती है बिना किसी ट्रायल के। यानी कि आपका केस किसी अदालत में आएगा ही नहीं। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इंसान ने कुछ गड़बड़ कर सकता है या इनने करी है तो उसका ट्रायल होगा ही नहीं और उसको डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। इस वजह से क्या रहा, पुलिस टू सर्च फॉर द प्लेस विदाउट द वारंट। इस वजह से क्या हुआ, पुलिस के पास ये अधिकार आ गया कि बिना किसी वारंट के वो हर जगह पे सर्च करने लगे। इसी रॉल्ट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग जो पंजाब अमृतसर में है वहाँ पर एक प्रोटेस्ट गैदर करा गया 13 अप्रैल 1919 को। ये मार्च का एक्ट है और ये अप्रैल में इसका प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठे हुए। और लोग इकट्ठे इस वजह से भी हुए थे कि 2 लीडर्स जो थे काफ़ी नेशनलिस्ट लीडर, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो जब ये हुआ तो ब्रिटिश मिलिट्री के जो ऑफिसर थे जनरल डायर, वो अपने ट्रूप्स के साथ आए और लगभग 379 पीपल्स के ऊपर फायरिंग करके उन्हें जान से मार दिया और 1200 लोग लगभग इसमें जख्मी हुए। अब ये 2 वजहें थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। इस मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई थी, इस मूवमेंट में इंक्लूड करा गया था कि भाई जितने भी इंडियंस हैं जो भी उनको टाइटल्स दिए हुए हैं या फिर किसी भी सीट पे नॉमिनेट करा गया है लोकल बॉडीज़ में, गवर्नमेंट में, उससे वो रिज़ाइन कर दें, अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दें और अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से हटा लें, गवर्नमेंट कॉलेजेस से हटा लें, या फिर एडेड स्कूल जिनको भी स्कूल्स को कॉलेजेस को गवर्नमेंट की सहायता मिलती है उन स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लें। पीपल हैड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड यूज़ ओनली इंडियन मेड गुड्स। यानी कि भारत में बनाए जाने वाले ही गुड्स आप इस्तेमाल करें और फॉरेन में बनने वाले सारे गुड्स को आप बायकॉट कर दें। The main aim of non-cooperation movement was the demand of स्वराज। ठीक है, तो मेन एम क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, कि स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि अब हमारे देश में हम अपनी सरकार बनाएंगे और हम गवर्न करेंगे, लेकिन उसका सुप्रीम कंट्रोल भले ही ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। ठीक, यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला सकते हैं, अपनी तरीके से अपने लॉज बना सकते हैं, लेकिन उन सब की सुप्रीम पावर जो है वो कहाँ रहेगी, ब्रिटिश हैंड्स में रहेगी। उसे कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में उस वक्त, जबकि ये बात है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अर्ली 90s की, तब चल रहा था। कॉजेज लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट हुआ, जो कि खिलाफत मूवमेंट आपका 17 अक्टूबर 1919 और 1924 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई, जो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में जो टर्की था, जो कि मुस्लिम राष्ट्र था, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता था, वो हारा था और ऑटोमन एम्पायर जो था वो डिवाइड हो गया था। अब ऑटोमन एम्पायर डिवाइड हो गया तो इससे क्या दिक्कत हुई, दिक्कत ये हुई कि उस वक्त में जो ऑटोमन एम्पायर के जो एम्परर हुआ करते थे, यानी सुल्तान हुआ करते थे नॉर्मल भाषा में, उसे लोग खलीफ या फिर खलीफा कहा करते थे और सक्सेसर ऑफ मोहम्मद, यानी मोहम्मद साहब के सक्सेसर माने जाते थे। तो जब वो एम्परर हार गए तो उनकी पोजीशन काफ़ी वीक मानी गई और ये माना गया मुस्लिम्स को इफेक्ट करेगा। ठीक, अब क्या हुआ, इंडियन मुस्लिम मूवमेंट यानी कि 1990 से 1924 तक खिलाफत मूवमेंट को इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ने अपना कैंपेन स्टार्ट करा, यानी कि पूरे देश भर में जितने भी इस्लामिक पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करा और कहा गया कि भाई ब्रिटिश इंडिया लेड बाय शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब लोग इसमें शामिल थे और इन्होंने कहा कि भाई खिलाफा जो है खलीफ, उनकी पोजीशन को रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक, यानी ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान है उनकी पोजीशन उन्हें वापस मिलनी चाहिए। देखिए, चीज़ें टर्की में हुई हैं, डिफीट वर्ल्ड वॉर 1 वहाँ हुई है, लेकिन फ़र्क इसका इंडिया में पड़ रहा था।
अब मूवमेंट के इसके 3 पॉइंट थे। बेसिक पॉइंट्स इस मूवमेंट क्यों था कि भाई उनको एक एम्पायर, एक टेरिटरी दे दी जाए, उनको एम्परर रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, एक टेरिटरी देनी चाहिए जिससे कि वो इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर पाए, और अरब लैंड्स यानी सीरिया, अरेबिया, इराक, पैलेस्टाइन जैसे एरियाज जो हैं वो मुस्लिम रूल में ही रहे। ये इंडिया डिमांड कर रहा था, तब कि इंडिया उस टाइम आज़ाद नहीं था। ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्होंने इंडिया के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई थी उस वक्त, लेकिन ये ऑटोमन एम्पायर के लिए आवाज़ उठा रहे थे लगातार। बहुत अच्छी बात है। चलिए, गांधी जी ने यही जो चीज़ है एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखी, और गांधी जी ने कहा कि भाई इस टाइम हिंदू मुसलमान को साथ आना चाहिए, क्योंकि जब मुसलमानों की आस्था खतरे में है तो हिंदुओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा, और हिंदू मुसलमान को साथ में आ जाना चाहिए। इसी वजह से गांधी जी प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के, और इसमें हिंदू मुसलमान साथ में भाग लेने लगे। अब अगस्त 31, 1920 में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट को भी ऐड कर लिया गया। इन 1921 द खिलाफत कमेटी अपील्ड मुस्लिम टू नॉट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस एंड नॉट टू पे टैक्सेस। और 1921 में खिलाफत कमेटी ने कहा सारे मुसलमानों से कि आप आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, मिलिट्री वगैरह ये सब ज्वाइन नहीं करेंगे, पुलिस आप ज्वाइन नहीं करेंगे, और कोई से भी टैक्सेस आप पे नहीं करेंगे। ठीक, तो एक तो ये वजह रही जिससे एनसीपी की तरफ बढ़ा। इसका रॉयल्टी एक्ट आप ऊपर पढ़ चुके हैं, जलियांवाला बाग ऊपर पढ़ चुके हैं, ये 2 वजह और रही थी। ऑब्जेक्टिव क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपको बता दिया है। एनुलेशन ऑफ रॉयल्टी एक्ट यानी रॉयल्टी एक्ट को ख़त्म करा जाए। और पंजाब में जो चीज़ भयानक चीज़ हुई है उसकी कोई ना कोई रेमेडी, उसकी कोई दवाई दी जाए, उसकी कोई भरपाई करी जाए। और खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट जिस वजह से उठा है उसकी भी कोई रेमेडी दी जाए। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इस्तेमाल करे गए। वो प्रोग्राम क्या क्या थे? एक तो बाइकआउट प्रोग्राम और एक स्वदेशी प्रोग्राम। बाइकआउट प्रोग्राम में सारी चीज़ें हम बाइकआउट करनी थी, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट, इलेक्शंस, रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स, टाइटल्स या अवार्ड्स अगर आपको किसी चीज़ के मिले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फंक्शन को बाइकआउट करना था आपको। स्वदेशी प्रोग्राम में क्या था कि भाई स्वदेशी और खादी की चीज़ें जो हैं, जो देश में बनी हुई हैं, या फिर खादी की चीज़ों को आप पॉपुलराइज करिए। नेशनल स्कूल, कॉलेजेस एंड पंचायत को ऑर्गेनाइज करिए। यूनिटी बढ़ाइए। अनटचेबिलिटी को आप हटाइए, और लोगों को लिबर्टी यानी थोड़ी आज़ादी की फीलिंग और वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट, ये इसके मेन प्रोग्राम्स थे। एक्टिविटीज़ क्या क्या रही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान? बच्चों ने स्कूल छोड़े, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ी, चक्र जो गांधी जी लेकर बैठते थे, जिससे क्लोथिंग वाले चक्र बनाए जाते हैं, ठीक है, वो अभी आप नीचे फोटो भी आप देख के समझ जाएंगे, वो यूज़ करेगा क्लोथ बनाने के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, गुजरात विद्यापीठ एस्टेब्लिश करेगा। टैगोर और अदर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और जो बाकी बड़े लोग थे उन्होंने जो टाइटल्स मिले हुए थे उन्होंने वापस कर दिए। गांधी जी को जो मेडल्स मिले हुए थे साउथ अफ्रीका में वो उन्होंने वापस कर दिए। लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। जितने बाहर की क्लोथिंग थी उन्हें जला दिया गया। शॉप्स जो थी बाहर की, जो बाहर का मटेरियल दे रही थी, उनको बैन करने की बात करी गई। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वेल्स ब्रिटेन के अंदर ही आता है, वो मुंबई में आए 1921 में, तो इंडियन मीटिंग, इंडियंस ने वहाँ पे बीच पे, क्योंकि मुंबई में बीच है, वहाँ पर मीटिंग करी। वो जो मीटिंग थी वो दंगों में कन्वर्ट हो गई, और 3 दिन तक वो चली, और उसमें 59 लोगों की मारे गए। गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को दबाने के लिए क्या क्या काम करा भाई? लोगों को जेल में डाला, पर जेल जाना वहाँ के लोगों के लिए, जो नेशनलिस्ट लोग थे, उनके लिए वो एक तरीके से पिलग्रिमेज बन गया। मोस्ट लीडर एक्सेप्ट गांधी अरेस्टेड, गांधी जी को छोड़ के ज़्यादातर लीडर को अरेस्ट करा गया। खिलाफत एंड कांग्रेस वॉलंटियर्स जो थे, जितने भी लोग थे खिलाफत मूवमेंट और कांग्रेस में काम कर रहे थे, उन्हें इलीगल बना दिया गया। ठीक, इस मूवमेंट को
जितना भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत जोर तोड़ से चल रहा था और भारत बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता था, पर गांधी जी ने उस वक्त 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हो, उसकी वजह से मूवमेंट को वापस बुला लिया। अभी चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों है, क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। चौरी चौरा मूवमेंट क्या है कि भाई 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात है। 3000 पीजेंट्स, छोटे फार्मर्स, वो पुलिस स्टेशन गए। क्यों गए थे वो? जो भी लोग शराब की यानी लिकर की दुकानों के बाहर जो धरना दे रहे थे, उन लोगों पर फायरिंग कर दी गई थी। तो इसके खिलाफ 3000 पीजेंट्स जो थे वो पुलिस स्टेशन गए, और जब पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पुलिस स्टेशन को उन्होंने आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मरे। गांधी जी ने 22 पुलिस वाले मरने की वजह से पूरा मूवमेंट तो वापस बुला लिया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा जलियांवाला बाग में राउल्ट एक्ट की वजह से या फिर मुंबई में जो राइट हो रहे थे वहाँ पर इतने इतने लोग मर रहे थे, तो उस टाइम उनके बारे में किस तरीके से कैलकुलेशन करी गांधी जी ने जो नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट को वापस बुला लिया? ये मेरा खुद का क्वेश्चन है। गांधी जी ने वापस बुला लिया भाई, और ये मूवमेंट को वापस बुलाना क्रिटिसाइज करा गया मोतीलाल नेहरू द्वारा, लाला लाजपत राय जी द्वारा और सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और बोस जी ने तो ये तक कहा कि ये नेशनल कैलेमिटी है जो आज गांधी जी ने ऐसा करा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज 18 अगस्त है और ये सुभाष चंद्र बोस की डेथ एनिवर्सरी भी है। लेटर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट करा गया राजद्रोह के केस में और 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, पर इनको 2 साल बाद रिलीज़ कर दिया गया क्योंकि इनकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से। इम्पैक्ट क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मास मूवमेंट बन चुका था, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम कुछ पा सकते हैं। कांग्रेस एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बन चुका था। हिंदू मुसलमान की एकता बढ़ी क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जैसी चीज़ों की वजह से जिसमें गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया। सोशल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया गया कि सोशल कंडीशंस इंडिया की कैसी संभाली जाए, उनको आगे बढ़ाया गया। नेशनलिस्ट की भावना पूरे देश में फैल रही थी। इसके अलावा स्वराज जो चीज़ थी, स्वराज ये चीज़ फेमस हो गई थी, अब हर कोई स्वराज के ऊपर मानने लगा था। तो ये तो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हुआ। इसके बाद दूसरा मूवमेंट आया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल यानी कि नॉर्मल लोग ओबे नहीं करें गवर्नमेंट की बात को, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया था। फिलहाल आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर किस तरीके से भारत पहुंचा, ये स्टार्ट क्यों हुआ था, उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक वो अटेम्प्ट था जिसकी वजह से आप एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी की पूरा पैरालाइज करना चाह रहे थे और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप पैरालाइज करके उसमें वर्क नहीं करना चाह रहे थे, जिससे गवर्नमेंट जो है मजबूर हो जाए आपकी बात मानने के लिए। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये क्यों आया? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक वो कमीशन थी जिसमें 7 एमपीज जो थे ब्रिटेन के, उन्हें 1928 में भारत भेजा गया और ये 7 एमपीज ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना और उनके ऊपर रिकमेंडेशन देने का इनका काम था। यानी कि जो भारत में कानून चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेकर उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना था कि अब कैसे वर्क करना चाहिए इंडिया में। तो जो कमीशन थी उसका ओरिजिनली नेम रखा गया था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, बट इसको नॉर्मली साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। ठीक है, ये जो पूरी चीज़ हुई इसको एक वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेलिबरेट इंसल्ट, यानी कि हमारे इंसल्ट के रूप में इसे देखा गया, इंडिया की इंसल्ट के रूप में, क्योंकि इंडिया में चल रहे हुए कानून को देखने के लिए बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, तो जानबूझकर इंडियंस की इंसल्ट करने के रूप में इसे देखा गया। तो 2 फरवरी को पूरे भारत में हड़ताल ऑर्गेनाइज करी गई और लाला जी यानी लाला लाजपत राय की इसमें प्रोटेस्ट करते टाइम
लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज की वजह से उनकी गंभीर हालत हो गई और उनकी डेथ हो गई। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी साइमन कमीशन में? डियार्की शुड बी एबलिश्ड एंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय कंप्लीट provincial autonomy which should include the law and other department. However, the governor should have overriding power in departments like internal security. यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट, डायरकी का मतलब होता है कोलिशन, मिली जुली जो सरकार है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके सिर्फ ब्रिटेन का एक राज रहे और वही पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, और जिसमें गवर्नर जो हैं, गवर्नर जनरल, उनके पास हाईएस्ट पावर हो और वो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भी बोल पाए। इनकी पहली रिकमेंडेशन ये थी। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी एनलार्ज, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आपकी प्रोविंस यानी कि जो राज्य थे उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको बढ़ाया जाना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर शुड इनकॉर्पोरेट नॉट ओनली ब्रिटिश इंडिया बट ऑल्सो द प्रिंसिपली स्टेट्स, यानी कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल में बनेगी वो ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स को भी हैंडल करेगी। द गवर्नर जनरल शुड सेलेक्ट एंड अपॉइंट हिज कैबिनेट मेंबर्स, और जो गवर्नर जनरल है उनके पास अधिकार रहेगा अपने कैबिनेट मिनिस्टर को चूज करने का। ब्रिटिश ट्रूप्स एंड ऑफिसर शुड स्टे इन द इंडियन रेजिमेंट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और ब्रिटिश ट्रूप्स और ऑफिसर जो हैं वो इंडियन रेजिमेंट में और लंबे समय तक रहेंगे। हाई कोर्ट शुड बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और जो इंडिया के हाई कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहेंगे। द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज टू कंटिन्यू, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं इनके कम्युनल लीडर्स यानी रिलीजियस तौर पे जो लीडर्स हैं उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाएगा। ये साइमन कमीशन थी। तो नेहरू रिपोर्ट आई एक, जो नेहरू जी ने अपने पिताजी के अंडर में बनाई थी, मोतीलाल नेहरू जी और नेहरू जी ने मिलकर, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई 1928 में और वो प्रस्तुत करी। इस रिपोर्ट में क्या था, असल में ये रिपोर्ट बनी क्यों थी? वो इस वजह से बनी थी कि जो उस टाइम के वॉइस रॉय थे उन्होंने ये कहा कि साइमन कमीशन में हमने किसी भारतीय को इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि भारतीय मिलजुल कर किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को एक पूरे चैलेंज की तरह लिया सभी हमारे लीडर्स ने, और उन्होंने कलेक्टिव रिपोर्ट प्रेजेंट करी, और उसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है 1928 में। ठीक, अब इसमें 10 अगस्त 1928 में was a memorandum to appeal to form a new dominion status and a federal setup of government with the Constitution of India. इसमें बोला गया कि मेमोरेंडम एक बनाया गया जिसमें डोमिनियन स्टेटस यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करी गई। इसको जब प्रिपेयर करा गया था तो इसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू, यानी कि इसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे, और इनके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम करा, और 9 और जो मेंबर थे वो कौन कौन से थे, वो अलग अलग मेंबर्स थे, और जो फाइनल रिपोर्ट है वो साइन करी गई इन लोगों द्वारा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, महादेव श्रीहरि अने, मंगल सिंह, शाकिब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस एंड GR प्रधान, इन लोगों के द्वारा ये रिपोर्ट सिग्नेचर करी गई। इसमें इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट मिल रही थी, ठीक है, इंडिया को एक आइडेंटिटी मिल रही थी। दिस मीन्स इंडिपेंडेंस विद इन दी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी कि इसका मतलब क्या था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होता है, एक्चुअली क्या था, ब्रिटिश और ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनीज थी जो ऑल ओवर वर्ल्ड थी उनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता था, यानी कि ये कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ काम करते थे। जो भी इसमें निर्णय लिए जाते तो सारी कंट्रीज पे जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी उनके ऊपर लागू होती थी, ठीक है। तो इसमें दिस मीन्स इंडिपेंडेंस विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो सर्किल है उसी के अंदर अंदर भारत को एक तरीके से आज़ादी मिलेगी, लेकिन वो मेजर सुप्रीम पावर कौन रहेगा, ब्रिटिश ही रहेगा।
इंडिया विल बी अ फेडरेशन विच शैल हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि इंडिया एक ऐसा फेडरेशन रहेगा जिसमें बाईकैमरल 2 चेम्बर्स होंगे, जैसे हमारे में आज भी हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट, तो उसी को बाईकैमरल कहा जाता है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री होगी उसके ऊपर पूरी ताकत होगी लेजिस्लेचर यानी कि लॉ बनाने की। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया एंड विल हैव द सेम पावर्स एज द दैट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो गवर्नर जनरल यानी वॉइस रॉय जो होंगे भारत के, उनके ऊपर वही पावर रहेंगी जो ब्रिटिश क्राउन के पास है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे इंडिया के। नो सेपरेट इलेक्टोरेट, और कोई से सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। याद होगा आपको लास्ट वीडियो में सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बताया गया था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑल्सो डिफाइंड द सिटीजनशिप एंड 19 फंडामेंटल राइट्स, और ड्राफ्ट में सिटीजनशिप की भाषा क्या है और 19 मौलिक अधिकार हमारे क्या होंगे वो भी दिए गया, ठीक है। इसके अलावा अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग यानी टोटल इंडिपेंडेंस की मांग कब स्टार्ट हुई? कलकत्ता सेशन, जो कि कांग्रेस का अल्टीमेटम था, असल में नेहरू रिपोर्ट को भेजा गया था बाय द एंड ऑफ 1929, सॉरी नॉट बाय द 1929, 1928 में जब ये हमारी रिपोर्ट बन गई थी तो इसको अंग्रेज़ों के पास भेजा गया और कहा गया कलकत्ता सेशन में कि इस रिपोर्ट को मान लिया जाए, और अगर नहीं मानेंगे तो 1929 के एंड में आप एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट फेस करेंगे। तो 1928 में ये रिपोर्ट गई थी और 1929 तक का टाइम दिया गया था, ये टाइम ओवर हो गया, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। जब ये कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया तो लाहौर सेशन में 1929 नेहरू जी ने कहा, नेहरू रिपोर्ट वॉज डिक्लेयर टू बी लैप्स्ड, सॉरी जो नेहरू रिपोर्ट को मान लिया गया कि भाई नेहरू रिपोर्ट ये नहीं मान रहे हैं। उस वक्त नेहरू जी जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस ने इस वक्त फिर अभी तक जो मांग रहा था आपका सेल्फ इंडिपेंडेंस, उसने अब मांगना शुरू कर दिया टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि अब हमें स्वराज नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ? बैंक ऑफ रिवर रवि नदी के पास लाहौर में ट्राइकलर फ्लैग जो था होस्ट करा गया, यानी तिरंगे को होस्ट करा गया, और कहा गया अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन एंड गॉड टू सबमिट एनी लॉन्गर, यानी कि जो भगवान और इंसान के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसको अब ज़्यादा नहीं सहा जाएगा, ठीक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो था वो जो जनवरी 1930 में मिली और उन्होंने इन पॉइंट्स को आगे रखा कि भाई सिविल डिसोबीडियंस की हमें अब तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा अब हम स्वराज का मतलब जहाँ जहाँ हम यूज़ करेंगे उसका मतलब पूर्ण स्वराज होगा, और यही हमारा नेशनल मूवमेंट का गोल रहेगा। 26 जनवरी एज पूर्ण स्वराज डे, और 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज डे की तरह पूरे देश में मनाएंगे। रेजिग्नेशन बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, और जितने भी लोग लेजिस्लेचर में थे उनसे रेजिग्नेशन के लिए कहा गया, और विड्रॉ करने के लिए कहा गया जितने भी पॉसिबल एसोसिएशन है। अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसी एसोसिएशन से लिंक्ड हैं तो उससे आपको विड्रॉ करने के लिए कहा गया। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था हमारा 1930 से 34 तक चला था, इसमें क्या क्या हुआ? द कांग्रेस वर्किंग कमेटी फेब में मिली 1930 में साबरमती आश्रम में बिफोर स्टार्टिंग मूवमेंट, और गांधी जी ने 11 पॉइंट्स का एक अल्टीमेटम भी भेजा। फिर गांधी जी ने थोड़ा सा वेट करा मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले। मूवमेंट स्टार्टेड विद डांडी मार्च, और डांडी मार्च को आप सब लोग जानते ही हैं, काफ़ी नाम भी सुना हुआ है। इसमें एक मार्च करी गई थी पैदल यात्रा, जिसमें साबरमती से साबरमती आश्रम से डांडी तक जाना था, क्योंकि गुजरात में है। तो डांडी मार्च हमारी चली थी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। इसमें क्या था, जितना भी सॉल्ट लॉ है, यानी सॉल्ट के ऊपर जो टैक्सेस जो हो रहे थे उनके ऊपर हमला था ये। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्वॉल्व्स आपके सॉल्ट लॉ के ऊपर आपका जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करने की मांग थी, लेकर को बाइकआउट करने की बात थी, और फॉरेन क्लोथ्स एंड गुड्स को बाइकआउट करने की मांग थी, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की मांग थी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूरी की पूरी पब्लिक से एक आ गया कि आपको ये चीज़ें करनी है।
फॉलोड बाय डिफेंस फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ जो था ये खिलाफ था फॉरेस्ट लॉ के भी, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल एरियाज में था। चौकीदारी टैक्स जो कि ईस्टर्न इंडिया में था, इसके खिलाफ था। इस वजह से लाखों लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन करा। अंडर लीडरशिप ऑफ अब्दुल जफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, पठान्स ऑर्गेनाइज खुदाई खिदमतगार्स, यानी कि जो फ्रंटियर गांधी जो कहलाते थे, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा खुदाई खिदमतगार, जिसका मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और उन्हें रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्लेज ली नॉन वायलेंस के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। गवर्नमेंट ने क्या करा फिर? गवर्नमेंट ने जब से ये सब देखा, लाठीचार्ज करी, फायरिंग करी, लोगों को जेल भेजा। लगभग 90 लोग 90,000 लोग गांधी जी को मिला के जेल भेजे गए। कांग्रेस को फिर से इलीगल डिक्लेयर करा गया। प्रेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। डेमोन्स्ट्रेशन एट पेशावर अगेंस्ट गफर खान अरेस्ट, और गफर खान के अरेस्ट की वजह से, जो कि फ्रंटियर गांधी भी कहलाते हैं, उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करा गया। लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेशन में जब ट्रूप्स, यानी गढ़वाल के जो ट्रूप्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनसे कहा गया फायर करने के लिए, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फायर करने के लिए। ये बहुत शॉकिंग सी चीज़ थी कि पुलिस या मिलिट्री बात नहीं मानना, तो गढ़वाल ट्रूप ने रिफ्यूज़ कर दिया फायर के लिए। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये था कि भाई सारी पार्टीज़ के लोगों को बुला के बातचीत करने की बात आई कि अभी तक जितना ही मूवमेंट चल रहा था, बहुत अपराइजिंग वगैरह चल रही थी, कहीं पे रॉइट्स हो रहे हैं, कहीं पे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो बैठ के बात करने वाली बातचीत आई। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 1930 से 32 तक चली थी, जिसमें पीस कॉन्फ्रेंसेस थी कि भाई पीस किस तरीके से एडजस्ट लाया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बीच में, और क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए जाए उस चीज़ के लिए। तो जो स्टार्ट हुई थी ये नवंबर 1930 से हुई थी और ख़त्म हुई थी ये दिसंबर 1932 में। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले के बारे में बात कर लेते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में तक चली थी, और ये लंदन में हुई थी। कांग्रेस जो थी वो पूरी तरीके से हैप्पी नहीं थी, अनहैप्पी थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट की वजह से। इस वजह से कांग्रेस ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर लिया था। ब्रिटिश भी ये समझ गए थे कि भाई कांग्रेस की अगर लीडरशिप नहीं है तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी, और उनका ना होना तो बहुत बड़ी कमी हो जाना है। तो इस वजह से जब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट जो था वो मार्च 1931 में हुआ था। इस पैक्ट में क्या हुआ था कि भाई इन अ मीटिंग अ पैक्ट वाज साइन बिटवीन गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी गांधी जी ने कांग्रेस के रिप्रेजेंट करते हुए इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करा। उस पैक्ट में क्या क्या था कि भाई गवर्नमेंट एग्री हुई, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जो कि वायलेंस में नहीं है उनको तुरंत वो छोड़ देंगे। जितने भी फाइन्स कलेक्ट करे गए हैं, जो कलेक्ट नहीं करे गए हैं, जो लगाए गए हैं, उनको कलेक्ट नहीं करा जाएगा। रिटर्न ऑफ एक्वायर्ड लैंड नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, और जितना भी लैंड एक्वायर करा गया है और जिसे बेचा नहीं गया है उसको वापस कर दिया जाएगा। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके साथ, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था, उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट करा जाएगा। और राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ विलेजेस अलॉन्ग द कोस्ट, यानी कि जो कोस्ट के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको अधिकार दिया जाएगा कि आप वो अपनी कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बना सकते हैं। और पीसफुल और नॉन एग्रेसिव तरीके से अगर लिकर या फिर फॉरेन क्लोज के खिलाफ कोई सी भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो उसको राइट दिया गया कि आप कर सकते हैं, पीसफुल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस एग्री हुई। कांग्रेस किस बात पे एग्री हुई? भाई इस पैक्ट में गवर्नमेंट ने तो ये चीज़ें कही, और कांग्रेस ने क्या चीज़ कही? कांग्रेस ने कहा कि भाई हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, और हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे, और हम किसी भी पुलिस मैटर में जो इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम फोर्स नहीं करेंगे, ये कहा गया। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये गांधी जी द्वारा अटेंड करी गई। सिर्फ गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के,
और इसमें क्या रहा, डेडलॉक ऑन द माइनॉरिटीज इशू विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी जो माइनॉरिटीज़ थे, जो माइनॉरिटीज़ चाहती थी वो ये चाहती थी कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, पर कांग्रेस नहीं चाहती थी, तो इस बात पे डेडलॉक रहा। इस वजह से इंडिया को इमीडिएट डोमेनियन स्टेटस देने के लिए मना कर दिया गया और गांधी जी को डिसअपॉइंटेड लौटना पड़ा। आफ्टर इट्स फेलियर, वर्ल्ड हिट द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 affecting farmers severely. गांधी sought इंटरव्यू विद वॉइसरॉय विलिंगडन रिफ्यूज्ड। तो अब क्या था, जब ये सब फेलियर के बाद एक ग्रेट डिप्रेशन जिसमें बहुत ज़्यादा तंगी आ गई थी, 1930 की बात है, और फार्मर्स इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुए थे, तो गांधी जी ने जो उस वक्त के वॉइसरॉय थे उनसे इंटरव्यू के लिए बातचीत करने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। तो कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास करा फॉर द रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए दोबारा बात करी। अरेस्टेड ऑन 4 जनवरी 1932, गवर्नमेंट रिप्रेशन, यानी कि 1942 में जो कांग्रेस के लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और गवर्नमेंट ने रिप्रेशन मेजर चूज़ करे। ठीक है, रिप्रेशन मेजर्स में ऑर्डिनेंस पास करे गए, कांग्रेस को इलीगल पास करे, ऑर्डिनेंस यानी कि कुछ लॉज पास करे गए, कांग्रेस को इलीगल फिर से माना गया, लोगों की प्रॉपर्टी को सीज करा गया और कम्युनलिज्म वॉज फैंड। इसका मतलब समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 1930 के आसपास जिन्ना ने भी पार्टीशन की मांग कर ली थी, ठीक है, और ये 1932 की बात है, और भाई हर जगह ये कह रहा है माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम से ये कह रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट का इस्तेमाल होना चाहिए, और कांग्रेस इसके लिए मना कर रही थी। तो कम्युनलिज्म यानी कि कम्युनलिज्म लोगों के दिलों में घोला गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स के साथ नहीं है, इस तरीके की बात करी गई और हिंदू मुस्लिम डिवीजन की बात करी गई। तो कम्युनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ाया गया इस वक्त में। इसी वजह से जब ये कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो मूवमेंट जो था उसने काफ़ी सारे मुसलमान भाई जो थे वो अपने खोए। मुसलमान भाई खोने की वजह से जो मूवमेंट था वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा और फाइनली 1934 में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हमारी नवंबर 17 से 24 दिसंबर 1932 तक चली थी। इसमें 46 डेलीगेट्स ने अटेंड करा था और कांग्रेस ने फिर से मना कर दिया था डेलीगेट इसको अटेंड करने की वजह से के लिए। अम्बेडकर जो थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी गई थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई जो डिप्रेस्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी प्रेजेंटेशन अच्छी मिलनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही थी, जैसे मुस्लिम लीग अभी तक करते हुए आ रहा था। ब्रिटेन के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अनाउंस करा कम्युनल अवार्ड विच प्रोवाइड्स सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल कम्युनिटीज़। तो उस वक्त की जो ब्रिटेन के पीएम थे उन्होंने कहा भाई कम्युनल अवार्ड स्टार्ट कराया। कम्युनल अवार्ड का मतलब हो गया कि हर कम्युनिटी का, हिंदू मुसलमान है, उन सबके सेपरेट लीडर्स बनाए जाए। गांधी जी ने इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा और कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। गांधी जी स्ट्रांगली अपोज्ड बाय फास्ट टू प्रोटेस्ट और इसी वजह से उन्होंने फास्ट रखा, यानी कि भाई भूख हड़ताल उन्होंने फिर से करी, नॉट हड़ताल लेकिन फास्ट रखा, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। 25 सितंबर 1932 की बात है, एक एक्ट जिसे पूना एक्ट कहा जाता है वो साइन हुआ अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में। इसमें क्या था कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा सीट्स में असेंबली में विद नो सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कांग्रेस ने कहा भाई अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट कहोगे तो देश की यूनिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इस वजह से आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो। सेपरेट इलेक्टोरेट को मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग रहते हैं, जिनमें से ये जो हैं वो मुस्लिम है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा इलेक्शन का, मुस्लिम ही वोट डालेगा। ये जो 2 लोग हैं ना ही ये खड़े होंगे कभी, ना ही ये कभी वोट डालेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इंडिया की यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। तो कांग्रेस ने कहा भाई सेपरेट इलेक्टोरेट आप रहने दीजिए, लेकिन आपको रिजर्वेशन ज़रूर दे देंगे हम सीट्स में, कि मान लीजिए जो बैकवर्ड क्लास है उनके में 50 अगर सीट हुई उसमें 5 सीट 6 सीट आपको दे दी जाएंगी, मुस्लिम्स के लिए 5-7 सीट दे दी जाएंगी, तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन आपका बन जाएगा। तो गवर्नमेंट इस वजह से भाई
148 सीट्स जो थी वो रिजर्वेशंस के लिए निकाली गई। पहले जो कि 71 थी, कमलन अवार्ड के टाइम में 71 थी, लेकिन अब जो टोटल सीट्स थी 148 मिल रही थी। ठीक, इम्पैक्ट क्या हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का? ये एक बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगल को इनने डीप करा, पैट्रियोटिक बना। ये गवर्नमेंट नॉट इन पीस, गवर्नमेंट पूरे टाइम पीस में नहीं रह पाई, दिक्कत ही चलती रही, क्योंकि इतने राइट्स, इतनी डेमोस्ट्रेशंस वगैरह हो रहे थे। कांग्रेस को फिर से इलीगल, देखिए कितनी बार कांग्रेस को इलीगल घोषित करा गया। कोई सी भी जो ब्रिटेन के खिलाफ बोलना शुरू करती थी उसे इलीगल बना दिया करते थे ये लोग। नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, ज़्यादातर हर तरीके के लोगों ने इसको ज्वाइन करा था, हर क्लास के लोगों ने। और सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस लोगों को समझ में आया कि अगर हम सत्याग्रह के हिसाब से सच्चाई के साथ चलते रहें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसका सिग्निफिकेंस लोगों को समझ में आया। हैंड रिटन न्यूज़पेपर जैसे पत्रिका, ये सब चीज़ें इशू होने लगी, हैंड रिटन चीज़ें बना के बेचने लगे। डिप्रेस क्लास गिवन एंट्री इन टेम्पल्स ड्यू टू हरिजन सेवा संघ मूवमेंट लेड बाय बिल्स। तो कुछ हरिजन सेवा संघ नाम से एक मूवमेंट चलाया गया, जिसकी वजह से जो डिप्रेस क्लास, जिन्हें माना जाता था कि इन्हें मंदिर में ही नहीं घुसने देना चाहिए, उन लोगों को मंदिर में एंट्री मिलना स्टार्ट हुई। जो औरतें थीं वो भी घर से बाहर निकली, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जो थी वो कन्विंस हो गई थी कि बेसिक रिफॉर्म्स तो भारत में लेकर आने पड़ेंगे। यानी बेसिक रिफॉर्म्स जैसे कि लोगों की खुद की लिबर्टी के से लेके एजुकेशन से रिलेटेड वो रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि भाई जो हमारी कांग्रेस थी, हमारे लीडर्स थे, उनके अंदर एक फीलिंग रिवाइव हो गई कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसी थ्रू, लॉ के थ्रू ही हम चेंजेस लेकर आएंगे भारत में। अम्बेडकर जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था? अनटचेबिलिटी को हराने में कामयाब रहे थे काफ़ी हद तक। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर रहे, कानून मंत्री, भारत रत्न हैं हमारे अम्बेडकर जी। इन्होंने अपनी डिग्री 1923 में कंप्लीट करी थी लॉ की। इसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस करा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, किस चीज़ के लिए? और इन्होंने वर्क करा था बहुत ज़्यादा एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स के लिए, यानी दलित के अपलिफ्टमेंट और एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत वर्क करा था। इसके अलावा मैनी पीरियडिकल्स, कई सारे पीरियडिकल लिखे गए इनके द्वारा। मूक नायक और ये सब, क्वालिटी जनता, ये सब लिखे गए। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1950 में ये कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। और 1956 में एक पब्लिक सेरेमनी में इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 5 लाख लोगों को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने की बात कही। और इनकी डेथ हो गई थी 6 दिसंबर 1956 में। तो ये हमारे अब्दुल खान गफ़र खान साहब हैं। ये गांधी जी, ये डांडी मार्च की फ़ोटो है, और ये हमारे गांधी जी चक्र चलाते हुए हैं क्लॉथिंग के लिए। इसके बाद हमारा आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये हमारा जो है इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था और ये कैसे चला, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, और ये लॉन्च करा गया था बॉम्बे सेशन में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी बॉम्बे में, उसमें महात्मा गांधी द्वारा ये लॉन्च करा गया था 8 अगस्त को। और इस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। और इसमें जो डिमांड थी वो ये थी कि ब्रिटिश रूल का खात्मा हो भारत से। ठीक, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंची और ये क्यों स्टार्ट हुआ? सबसे पहली चीज़ थी रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई थी सितंबर 1939 में, नाजी जर्मनी जो थे उन्होंने पोलैंड को इन्वेड कर लिया था। और जो पोलैंड ब्रिटेन के कब्ज़े में था उस वक्त, और ब्रिटेन एंड फ्रांस ने पूरी तरीके से पोलैंड को मदद कर रहे थे उस वक्त। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था वर्ल्ड वॉर। और जब वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करा तो कांग्रेस से पूछा भी नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स जो थे कांग्रेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनसे पूछा तक नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बात डायरेक्ट कर लिया गया। कांग्रेस ने उस वक्त ये भी कहा था कि भाई जो नेशन ऑलरेडी हमारे एनस्लेव है वो किसी दूसरे नेशन को कैसे बचाएगा, ये बात भी कांग्रेस ने उस वक्त कही थी। तो जो उस वक्त के वॉइस रॉय थे
उन्होंने कोई एश्योरेंस भी नहीं दिया था कि भाई वर्ल्ड वॉर में ख़त्म होने के बाद या फिर क्या आपको डोमिनियन स्टेटस यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, ये भी कोई इन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया था। ब्रिटिश ने ट्राई करा था कि माइनॉरिटीज़ को और प्रिंस जो थे प्रिंसली स्टेट्स के वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाएं। कांग्रेस ने काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया था। देखिए ये उस टाइम के भारत का नक्शा है, जो आपका पिंक कलर में आ रहा है, ये जो कलर्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, और जो येलो में दिख रहा है वो आपके ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स हैं। तो यानी यहाँ पर राजा लोग थे और यहाँ पे ब्रिटिश जो था वो वर्क कर रहा था। ठीक, तो जुलाई 1937 में कांग्रेस हैड फॉर्म मिनिस्ट्रीज़। तो कांग्रेस ने कहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ बना ली थी, आपकी यूनाइटेड प्रोविंस ने, यानी कि कौन सा एरिया आ गया यूनाइटेड प्रोविंस, ये वाला एरिया, सेंट्रल प्रोविंस ये वाला एरिया आ गया, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन सब जगह पर कांग्रेस ने सरकार बना ली थी 1937 में। जब सरकार यहाँ से बना ली थी तो उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि अभी आपको बताया कि कांग्रेस ने भाई ये जो भी हरकत चल रही थी इंडिया में, इस वजह से रेजिग्नेशन दे दिया था। अब रेजिग्नेशन देने के बाद क्या हुआ था, बेसिकली वॉइसरॉय जो थे वो तो खुश थे, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस अभी तक रूल करती थी इन प्रोविंस पे, पर अब उनके ऊपर भी उसका राज नहीं रहा, तो ये खुश थे इस बात से। बंगाल, पंजाब और सिंध ने रिज़ाइन नहीं करा। क्यों रिज़ाइन नहीं करा भाई, वो गवर्नमेंट के सामने अपनी एक अच्छी गुडविल बनाना चाहते थे, एक अच्छी इमेज बनाए रखना चाहते थे। मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुस्लिम लीग ने अपनी फ्रेंडशिप भी ऑफ़र करी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ये दिन सेलिब्रेट करा एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी कि फ्री होने के नाम पर इन्होंने ये डे सेलिब्रेट करा, और इसे थैंक्स गिविंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडिया में थैंक्स गिविंग के नाम से सेलिब्रेट इन्होंने उस वक्त में करा। इसके बाद अ चेंज केम आफ्टर 1937 इलेक्शन व्हेन कांग्रेस वॉन मैनी प्रोविंस। मुस्लिम लीडर इंक्लूडिंग जिन्ना सेड मुस्लिम कुड नॉट एक्सपेक्ट एनी जस्टिस ऑन द हैंड्स ऑफ कांग्रेस। देखिए जो मुस्लिम लीग ने जो बैक करा था उस टाइम कांग्रेस को, ब्रिटिश को, इस वजह से क्योंकि उस टाइम जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस काफ़ी अच्छी तरीके से जीती थी। तो जो जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीडर थे काफ़ी बड़े, उन्होंने ये कह दिया था कि मुसलमानों का जो जस्टिस है वो कांग्रेस के हाथ से मिलना तो मुश्किल है, ये बात उन्होंने बोली थी। इसके अलावा फिर 1940 में मुस्लिम लीग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन हो गई थी पाकिस्तान को लेकर, और उन्होंने पाकिस्तान नाम ड्राइव करा और कहा कि भाई पाकिस्तान की हमें पार्टीशन चाहिए। पाकिस्तान उन्होंने नाम ड्राइव कैसे करा, पंजाब से पी लिया, अफगान से उन्होंने ए लिया, अफगान का मतलब था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कश्मीर से के, सिंध से एस, बलूचिस्तान से TAN लिया, और इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम बनाया था। और पाकिस्तान जिन्ना ने कहा यही एक सॉल्यूशन है हमारे सबकी पीस के लिए, यही एक ओनली सॉल्यूशन रहा गया है कि पार्टीशन कर देना चाहिए। अगस्त ऑफर आया 1940 में। अगस्त ऑफर में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में चेंजेस आए थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। 1 जून 1940 में गांधी जी ने कहा कि हम भाई ये गांधी जी ने जो बात कही थी ये मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली चुभती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था शायद, बट क्या कहा था सुनिए। गांधी जी ने कहा कि भाई ब्रिटिश जिस टाइम ख़राब हालत में चल रहा है उस टाइम हम इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर आपका दुश्मन थोड़ा कमज़ोर चल रहा है तो उस वक्त में आप उससे लड़के चीज़ें ले सकते हैं, पर गांधी जी ने नहीं कहा। गांधी जी ने कहा नहीं भाई अभी वो कमज़ोर है तो हम इस वक्त हम उनसे नहीं लेंगे। तो क्या आप ताकतवर होने का इंतज़ार करेंगे, फिर से ताकतवर हो गए और आपने इंडिपेंडेंस नहीं देते तो क्या हो जाता। चलिए खैर ये तो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, ये पर्सनल व्यूज़ हैं हमारे। पर्सनल व्यूज़ को आप कभी कहीं पर नोट करके बताइएगा प्लीज़। इंटरनेशनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसे फोर्स करा गया कि वो भाई कांग्रेस से सेटलमेंट करे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब थोड़ा सा लोअर स्केल पर आ गई थी, क्योंकि उस टाइम में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी बड़ी पावर बन चुके थे जो कि कांग्रेस के बारे में सोच रहे थे और कांग्रेस की कंडीशंस और उनकी बातों के बारे में समझते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फोर्स भी फील हुआ इंटरनेशनली कि भाई वो कांग्रेस से उन्हें सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो उस वक्त जो हमारे वॉइस रॉय थे उन्होंने अगस्त ऑफर दिया,
और अगस्त ऑफर जो रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस से, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट करा? क्योंकि इसमें कोई सी माइनॉरिटीज से रिलेटेड कोई सी बात नहीं कही गई थी। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट करा। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई सा भी एश्योरेंस नहीं था। ये जिन्ना है, ये गांधी जी हैं, ये फ़ोटो है। ये फ़ोटोज़ बीच बीच में पीडीएफ में इस वजह से हैं क्योंकि आपके 10th क्लास में पिक्चर स्टडी ज़रूर आ जाती हैं, तो पिक्चर स्टडी में यही फ़ोटोज़ आ सकते हैं जिनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या कॉजेज़ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के? इसमें से एक कॉज था द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जब जापानीज़ आर्मी इंडिया के ऊपर बढ़ती जा रही थी। और जब बढ़ती जा रही थी तो ये ज़रूरी था, जो इंडिया में पॉलिटिकल डेडलॉक है, यानी मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो एक स्टिफ रिलेशन चल रहे हैं, उनको तोड़ना ज़रूरी है। तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए भारत में और उन्होंने सारी पार्टियों से कंसल्टेशन, बातचीत करी और एक मिशन जो था प्रपोज करा। उसमें क्या कहा गया कि हम आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देंगे जब हमारी वॉर ख़त्म हो जाएगी तब। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है उसको आप सेटअप कर देंगे। एक फेडरेशन बनाया जाएगा। फेडरेशन मतलब क्या है? द एक्शन ऑफ फॉर्मिंग स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू सिंगल ग्रुप एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी कि एक फॉर्म फेडरेशन बना दिया, कई सारी स्टेट्स को कलेक्ट करके जो एक कंट्री बनती है उसे फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स, यानी कि जो छोटे छोटे राज्यों कलेक्ट करके एक राज्य बनाया जाएगा, उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाएगा। बस उनको खुद में आज़ादी दी जाएगी एक हद तक। कोई से प्रोविंस, कोई सी भी स्टेट, एनी प्रोविंस नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अलाउड टू ऑब्टेन डोमिनियन स्टेटस सेपरेटली। यानी अगर कोई सी भी भाई स्टेट कहती है कि हम इंडिया की स्टेट्स में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उनको खुद की एक आइडेंटिटी दे दी जाएगी, यानी वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट कहलाया जाएगा। प्रोविंस अलाउड टू फ्री टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन, और प्रोविंस को भाई एक अधिकार दिया जाएगा कि वो भारत को ज्वाइन करें या फिर ना करें, या फिर वो सिंगल आइडेंटिटी बने, जो भी वो चाहे वो कर सकते हैं, और उन सभी को सेम स्टेटस दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बारे में बातचीत करी जाएगी कि कौन कौन से मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर ट्रांसफ़र करे जाए, क्योंकि सारी पावर तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंस में मिल नहीं रही है। ठीक, वो तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस में मिलती, तो कौन सी पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दी जाएगी, कौन सी नहीं, इस बात के ऊपर बातचीत होगी। और रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोविजंस रखे जाएंगे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वाइसरॉय की पावर थी वो ऐसे कैसी रहेंगी, और वो कंट्री के डिफेंस के लिए जिम्मेदार होंगे। बट उसके साथ साथ उन्हें भारत गवर्नमेंट, जो कि स्टेट्स में जो छोटी छोटी गवर्नमेंट्स रहेंगी उनकी, और लोगों के कॉपरेशन की नीड रहेगी। इस मिशन का फेलियर रहा। देखिए ये क्रिप्स हैं जो गांधी जी के साथ खड़े हुए हैं। इसको रिजेक्ट कर दिया गया सभी पार्टीज द्वारा। क्यों? क्योंकि नियर फ्यूचर में इंडिपेंडेंस का प्रोविजन दिख नहीं रहा था। इसमें पार्टीशन ऑफ कंट्री इन्वॉल्व था। मुस्लिम लीग अपोज क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनियन। मुस्लिम लीग ने कहा भाई अगर आप सिंगल यूनियन बनाएंगे तो यानी कि पाकिस्तान तो बन नहीं पा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने इसको रिफ्यूज़ करा। हिंदू महासभा ने इसको रिजेक्ट करा प्रपोजल को। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि भाई इसकी वजह से अगर आप हर छोटे छोटे स्टेट को अगर आज़ादी देने की बात करेंगे तो कई सारे टुकड़े हो सकते हैं, इस वजह से मना करा। सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, लेबर, ये सब जो लोग थे इन्होंने भी भाई इसको अपोज करा। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ उनके इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए कोई सी प्रोविज़न नहीं दिख रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स को कोई राइट नहीं दिया जा रहा था भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के लिए, तो इस वजह से इन्होंने भी मना करा। नॉन यूनिटी ऑफ प्रोविंस प्रिंसिपल अपोज बाय कांग्रेस। और मान लीजिए ये इंडिया है और उसमें छोटी छोटी स्टेट्स बांट दी हैं, तो अगर इन सबको अधिकार दे दिया जाएगा कि भाई आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप फ्री होना चाहे तो हो सकते हैं, तो कांग्रेस ने कहा ये यूनिटी नहीं, ये तो यूनिटी तोड़ने वाली बात हो जाएगी। तो इस वजह कांग्रेस ने इसको खिलाफ रहा। कांग्रेस, गांधी जी ने ये जो क्रिप्स मिशन है उसको एक पोस्ट डेटिक चेक ऑन अ फेलिंग बैंक भी कहा कि भाई जो बैंक है वो बैंक करप्ट होने वाला, उसका आपने चेक दे दिया, इस तरीके का मिशन है, इस तरीके प्रपोजल है।
कांग्रेस वांटेड टू इंक्लूड डिफेंस एंड इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कांग्रेस ये भी चाहती थी कि डिफेंस और जितनी भी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट करके तुरंत के तुरंत नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए और उसको पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाए, जो इसमें नहीं था। इसके अलावा एक जापानीज़ थ्रेट क्या था? जापानीज़ थ्रेट ये था कि वॉर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। 1942 में जो आर्मी थी उसने बर्मा म्यांमार पे यानी कि अटैक कर दिया था और वो असम की तरफ बढ़ रही थी। ठीक, तो गांधी जी ने कहा द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया, देयर विड्रॉल रिमूव्स द बेट। तो गांधी जी ने कहा कि अगर ब्रिटिश जब तक भारत में है तो वो जापान को इन्विटेशन देने के बराबर है कि आप आइए और भारत के ऊपर हमला करिए। तो अगर ब्रिटिश यहाँ से चली जाएगी तो जापान हमला भी नहीं करेगा। गांधी जी ने ये बात बोली। इस बात से सारे के सारे लीडर कन्विंस थे और उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ाई। गांधी जी ने क्या कहा? इंडिया सेफ्टी एंड ब्रिटेन्स टू लाइज इन द ऑर्डरली एंड टाइमली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत और ब्रिटेन की दोनों की ही सेफ्टी इसी में ही है कि भारत से जल्द टाइम ब्रिटिश जो है वो इंडिया से चली जाए। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रेजोल्यूशंस थे भाई? जो हमारा क्रिप्स मिशन फेल हुआ और हमारा जापान जो था एक थ्रेट की तरह काम कर रहा था, हमारा इन्वेजन, तो गांधी जी ने कहा लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, यानी भगवान के हाथों में आप भारत को छोड़ दीजिए। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेटेड वाडरा जुलाई 1942 में मिली और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करा गया जिसमें ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट बी एंड इमीडिएटली, ये बात कही गई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पासिस अब रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन बनाया गया था इसको पास कर दिया गया कब? बॉम्बे 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, और इसमें गांधी जी ने कहा ये करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले ही 9 अगस्त की मॉर्निंग में गांधी जी को और बाकी सारे अच्छे बड़े लीडर को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें एक अननोन लोकेशन पे लेकर जाया गया और कांग्रेस को फिर से इलीगल घोषित कर दिया गया। पूरी हर जगह पर स्ट्राइक्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, लाठीचार्ज हुई, फायरिंग हुई, लोगों की डेथ हुई। ये सब चलते चलते जब सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, कहीं लेकर जाया जा रहा था, तो साथ ही साथ एक पैरेलल गवर्नमेंट, हमारे कुछ रेवोल्यूशनरीज थे ऐसे महान जिन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्म करा जो ब्रिटिश से छुप के काम कर रही थी भारत के लिए। क्या था उसमें? इस मूवमेंट का जो मेन वर्क था उसमें कौन कौन से लीडर थे? जयप्रकाश नारायण जैसे, राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली जैसे लीडर्स थे। ये अरुणा असफ अली हैं और ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। गवर्नमेंट ने क्या रिप्रेसिव मेजर्स लिए भाई? प्रेस को पूरी तरीके से शट कर दिया। इसके अलावा ये बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए क्राउड पे मशीन गन्स का इस्तेमाल करा गया और इवन एयर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करा गया। समझ रहे हैं आप? ऐसा रिप्रेशन 1857 की क्रांति के बाद पहली बार देखने को मिल रहा था। समझ रहे हैं आप? लगभग 85-90 साल बाद दोबारा ऐसा रिप्रेशन देखने को मिला था। मिलिट्री ने कई सारे टाउन्स को टेक ओवर कर लिया था, बहुत बड़े बड़े फाइन्स लाए गए, ह्यूज मास फ्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? अ पनिशमेंट इन विच अ विक्टिम इज टू बी हिट रिपीटेडली बाय व्हिप और स्टिक, यानी किसी व्हिप और स्टिक से एक विक्टिम को लगातार बार बार मारना। गांधी जी को डिटेन करा गया आगा खान पैलेस में, आगा खान जो थे उनके पैलेस में डिटेन कर दिया गया जो पुणे में थे। बाकी ज़्यादातर लीडर्स को कहाँ भेज दिया गया? अहमदनगर फोर्ट के जेल में भेज दिया गया। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश कर दिया। इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इंडिपेंडेंस एजेंडा बन चुका था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ से ये माना जा गया था कि भाई इससे पीछे यानी नो रिट्रीट और फ्यूचर नेगोशिएशन है, फ्यूचर में कोई नेगोशिएशन या फिर इससे पीछे तो हम जाएंगे ही नहीं। और अब ये बात क्लियर हो गई थी, ब्रिटिश वुड नो लॉन्गर रूल्स अगेंस्ट इंडियाज विशेस, यानी भारतीयों के विशेष के खिलाफ अब ज़्यादा वक्त तक रूल नहीं कर पाएगी। स्ट्रेंथन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को स्ट्रेंथन करा गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त में जो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे जयप्रकाश नारायण जी जैसे महान लीडर्स, वो हीरो की तरह सामने आए। ये पार्टी ने 1944 तक, जब तक ये
क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म नहीं होता तब तक ये गवर्नमेंट चलाई। हार्डली एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि वर्ल्ड वॉर जब तक ख़त्म हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने बुरी तरीके से पूरे मूवमेंट को क्रश कर दिया था, और 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड तक कोई सी पॉलिटिकल चीज़ें नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लीडर जेल में थे। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट जब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, जो कि द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी द्वारा लड़ी जा रही थी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए, उसमें आप वही पढ़ेंगे। द बैटल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया वॉज कैरीड बियॉन्ड इंडिया कंट्रीज फ्रंटियर, यानी कि इंडिया की बैटल फ्रीडम की सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी चल रही थी, और जिसको चला रही थी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, और उनके चीफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने क्या क्या करा वो आप नेक्स्ट वीडियो में, जो आज ही आपको मिलेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आप फॉरवर्ड ब्लॉक आईएनए के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके।